So today we are going to discuss chemical kinetics chapter. So first of all about the meaning of this chapter. So जैसा हमें पता है कि चैप्टर नेम है आपका केमिकल काइनेटिक्स. जस्ट वेट. केमिकल काइनेटिक्स. सो इस केमिकल काइनेटिक्स की मीनिंग क्या है सबसे पहले ये समझते हैं. केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शंस और काइनेटिक्स का मतलब है स्पीड और rate. So in this chapter we are going to discuss about the speed rate of a chemical reaction. Okay, हमें कैसे पता करेंगे in this chapter we are going to discuss. First of all chemical kinetics है क्या. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं so it is a branch of chemistry which deals with the rate of reaction. Okay, जो किससे डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन से. Okay, so in class 11th we have learned about thermodynamics. और थर्मोडायनेमिक्स में हम एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं या हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम देखते क्या हैं, क्या चीज स्टडी करते हैं. सो थर्मोडायनेमिक्स सिंपली हमें बताती है कि एक रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है. ठीक है, एज वेल एज जो भी रिएक्शन पॉसिबल होती है हम उसे फिजिबल रिएक्शन भी बोलते हैं और जो रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होती है उसे नॉन फिजिबल रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है, बट थर्मोडायनेमिक्स हमें ये नहीं बताता कि हम कैसे किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे पता करेंगे. सो जनरली होता क्या है, हमारे पास 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है. हमारे पास 3 टाइप ऑफ रिएक्शन है. फर्स्ट होती है आपकी वेरी फास्ट रिएक्शन. कुछ ऐसी रिएक्शन है जो काफी फास्ट होती है. कुछ रिएक्शन होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं और कुछ रिएक्शन होती हैं जो मॉडरेट होती हैं, ना बहुत फास्ट और ना बहुत स्लो. सो केमिकल काइनेटिक्स में हम इन्हीं रिएक्शंस को स्टडी करते हैं. ठीक है, जिनकी स्पीड जो होती है वो ना काफ़ी फास्ट होती है ना ही काफ़ी स्लो होती है. सो मॉडरेट रिएक्शन वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर. सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है. सो जैसा हमें पता है कि एक रिएक्शन में आपका स्टार्टिंग जो आपका सब्सटेंस होता है वो होता है रिएक्टेंट, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन आपका बनता है प्रोडक्ट. मतलब हम कहने को ये बोल सकते हैं कि हमारा रिएक्टेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है. और फाइनली जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो आपका एंड हो जाता है और जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है. क्लियर है. सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन यूनिट टाइम. ठीक है, रेट जैसा हमें पता है कि हम किसी भी चीज का रेट जो निकालते हैं यूनिट टाइम में निकालते हैं. तो जब भी किसी भी एक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को हम जब यूनिट टाइम में ऑब्जर्व करते हैं उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. सो डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं इसकी. रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसका मतलब है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम.
ये यूनिट टाइम को याद रखिएगा। ओके, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। सो व्हेन अ रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, एक रिएक्शन यहाँ पर को मैंने लिख दिया बहुत शॉर्ट फॉर्म में। जब टाइम हमारा होता है, जब टाइम हमारा T1 है, सपोज हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R1 और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है P1। आफ्टर T2 टाइम आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जा रहा है R2 और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो जा रहा है P2। सो जैसा हमें पता है कि एक रिएक्शन में की जब हम बात करते हैं तो रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट है एज वेल एज प्रोडक्ट है। आप मुझे ये बताइए कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में से कौन सी चीज़ डिसअपियर होती है? सो जो चीज़ डिसअपियर होती है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट आपका होता है डिसअपियर। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी रिएक्शन को जब हम कराते हैं तो हमारा रिएक्टेंट जो होता है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, सो जब भी हम रिएक्टेंट का रेट निकालेंगे तो रिएक्टेंट का जो रेट होगा वो होगा आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि ये डिसअपियर हो जाता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये चीज़ याद रखिएगा कि अब डिसअपियरेंस जो निकालेंगे हम रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे। जनरल सी चीज़ है कि किसी भी रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट जो होता है वो डिसअपियर होता है। सो ये इज इक्वल टू होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है बिकॉज जो हमने एग्जांपल यहाँ पर को देखा है, स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो R1 है, बाद में जो है वो है आपका R2। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर को जो आपका डिसअपियरेंस ऑफ रेट अगर हम निकालेंगे तो बाद की कंसंट्रेशन जो हमारी R2 थी माइनस स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन जो R1 थी अपॉन टाइम का जो डिफरेंस है ये हो जाएगा T2/T1। ठीक है, T2/T1 इसलिए लिया क्योंकि ये टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, आपका रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो टाइम के साथ जैसे हमें पता है कि रिएक्टेंट जो है वो आपका कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब R2 जो होगा, बाद की जो कंसंट्रेशन है वो लोअर होगी स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन से। यह है समझ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है जिसे आप R1 कंसीडर करते हैं वो ज़्यादा होगी बाद की कंसंट्रेशन से। सो अगर R2 इज लेसर देन R1, देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो हमारी वैल्यू आती है नेगेटिव। ठीक है, इज इट क्लियर? एज वेल एज अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट जो होता है, बाद का जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और स्टार्टिंग का जो कंसंट्रेशन है उसमें बाद का प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन में प्रोडक्ट आपका अपेयर होता है, मतलब बनता है, जबकि आपका जो रिएक्टेंट होगा वो डिसअपियर होता है। ठीक है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू आपकी आएगी पॉजिटिव। तो जब भी एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करेंगे तो इसका मतलब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, और एज वेल एज हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आने वाली है। तो होता क्या है, यहाँ पर कोई नेगेटिव रेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, अगर हम एज इट इज़ ये फॉर्मूला रखते हैं जिसमें आपका R2 माइनस R1 करके आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालेंगे, बिकॉज हमें पता है कि R2 की वैल्यू जो है वो कम है R1 से, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर आएगा नेगेटिव। बट यहाँ पर को कोई भी जब हम रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर नेगेटिव रेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, दैट इज़ वाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा आ जाता है माइनस। इसमें हम माइनस यूज कर लेते हैं बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जब आप R2 माइनस R1 निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आने वाली है। तो इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम नेगेटिव साइन यहाँ पर को यूज करते हैं। अपॉन आपका है T2 माइनस T1,
इस फॉर्मूले को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे इट विल बी माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो जैसा मैंने बताया कि रिएक्टेंट के लिए। अब आते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की। रेट ऑफ अपीयरेंस आप समझ गए होंगे, हम ये प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ओके, टाइम के साथ साथ जब एक रिएक्शन कंप्लीट होती है तो आपका प्रोडक्ट बनता है, स्टार्टिंग में उसका कंसंट्रेशन 0 रहता है, बट आफ्टर द रिएक्शन उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, दैट इज वाई उसका रेट ऑफ अपीयरेंस जब हम निकालेंगे, वो भी प्रोडक्ट का जब निकालेंगे, तो फॉर्मूला जो होगा हमारा बाद का कंसंट्रेशन माइनस स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। अब यहाँ पर को क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर जैसे आपने डिसअपियरेंस में नेगेटिव साइन लगाया तो यहाँ भी आप नेगेटिव साइन लगाइए, लेकिन यहाँ पर को नेगेटिव साइन हम नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा P2 माइनस P1 जब हम करेंगे ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आने वाली है, क्योंकि बाद का जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो हाई होगा पहले के कंसंट्रेशन से। तो जो हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस मीन्स हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो इसका फॉर्मूला बनता है बेटा आपका डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दो फॉर्मूलाज हमने सीखे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस की, सो डिसअपियरेंस मैंने आपको बताया कि आपका किसके लिए होगा, ये होगा रिएक्टेंट के लिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका नेगेटिव डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस की अगर बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट के केस में जो फॉर्मूला होगा आपका वो होगा आपका डेल्टा पी कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट की। ठीक है, जो भी हम रेट निकाल रहे हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो इसका यूनिट क्या होगा। तो जब भी हम यूनिट की बात करेंगे, रेट यूनिट की बात करेंगे, तो हमें पता है फॉर्मूला हमारा होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। सो कंसंट्रेशन जैसा हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा होता है मोल पर लीटर या मोर लीटर इनवर्स कहेंगे, और टाइम होगा आपका सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या अगर हम मोल पर लीटर को मोलर बोलेंगे तो ये हो जाएगा मोलर सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट। ओके, और अभी जो हमने बात करी, ये तो हमने बात करी थी कि जब भी आपका जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा वो आपका सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। बट जब हम बात करेंगे हमारे पास कोई रिएक्शन होगी, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें आपका नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ थ्राइस H2 गोज टू ये बना रहा है आपका ट्वाइस NH3। ठीक है, सपोज ये रिएक्शन है आपके पास, और इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, गैसियस थिंग्स है। नाइट्रोजन आपकी गैसियस फेज में है, हाइड्रोजन आपके गैसियस फेज में है, अमोनिया आपकी गैसियस फेज में है। तो गैसेस के लिए हम क्या करेंगे, सो फॉर गैसेस ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, वहां पर को हम जो फॉर्मूला हमारा है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जैसे कंसंट्रेशन में चेंजेस अपॉन टाइम, तो वहां पर को आ जाता है आपका पार्शियल प्रेशर अपॉन टाइम। तो अगर हम बात करेंगे फॉर गैसेस, तो हमारे पास हमें आइडियल गैस फॉर्मूला पता है PV इज इक्वल टू nRT, और जब हम P की बात करते हैं तो ये N/V RT होता है। R और T, R हो गया आपका गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर हो गया आपका टेम्परेचर, ये दोनों आपके कांस्टेंट रहते हैं। हमारे पास आता है N/V, जिसे हम कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला P इज इक्वल टू CRT बनता है, या हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन की जगह आप प्रेशर रख सकते हैं। तो अगर मैं गैसेस की बात करूंगा
तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो हमारा फॉर्मूला होगा फॉर गैसेस वो हो जाएगा आपका चेंज इन प्रेशर। जैसे वहां पर कोई चेंज इन कंसंट्रेशन था, गैसेस की बात होती है तो चेंज इन प्रेशर आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा टाइम। ठीक है। और अगर हम इस गैसेस फेज में अगर यूनिट की बात करें तो रेट की यूनिट आपकी यहाँ पर को कुछ चेंज हो जाती है, ये हो जाएगी आपकी एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर को है H2 plus I2 goes to twice HI। ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टिंग विथ आयोडीन गैस एंड फॉर्मिंग हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है। अब यहाँ पर को हमें रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टेंट की। सो वी आर हैविंग टू रिएक्टेंट, तो इन दोनों रिएक्टेंट के लिए हम निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि रिएक्शन में ये डिसअपीयर हो जाने हैं। और हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए हम निकालेंगे इसका रेट ऑफ अपीयरेंस। तो हम देखते हैं फॉर्मूलाज। जब मैं बात करूंगा रेट ऑफ H2 की, मतलब मैं डिसअपीयरेंस रेट की बात कर रहा हूँ, सो इट विल बी माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पर कोई एक चीज याद रखना कि जैसे मैंने यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन लगाया विच इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था कि जब भी आप डिसअपीयरेंस से निकालेंगे और को नेगेटिव साइन इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर को रेट की जब हम बात करते हैं वो आपका नेगेटिव में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो उस नेगेटिव साइन को चेंज करने के लिए यहाँ पर को हम नेगेटिव लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप H2 की बात करेंगे तो इसका फाइनल कंसंट्रेशन जो होता है वो हो जाता है 0, लेकिन स्टार्टिंग कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ है। ठीक है। तो अगर हम फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ये आपका 0 समथिंग आएगा या नेगेटिव में आएगा, सॉरी नेगेटिव में वैल्यू आएगी, और उस नेगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करने के लिए नेगेटिव साइन को यूज करते हैं। वैसे अगर मैं रेट ऑफ I2 निकालूंगा सो ये फॉर्मूला आपका सेम होगा, बिकॉज आयोडीन भी आपका रिएक्टेंट साइड है, तो कंसंट्रेशन चेंज ऑफ I2 अपॉन डेल्टा T। वैसे आपका रेट ऑफ HI अगर मैं निकालूंगा तो ये चीज हमेशा याद रखना है, HI आपका प्रोडक्ट है तो इसका रेट ऑफ अपीयरेंस निकलेगा। सो इसके फॉर्मूले में नेगेटिव ना आके डायरेक्टली हम लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा T। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर को मैंने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया। ओके। सो जब भी हम ये जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं ये इंडिविजुअल फॉर्मूलाज लिखे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है। सो जब भी हम इन फॉर्मूलाज को कंबाइंड लिखते हैं, जस्ट लाइक अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हम तीनों को एक कंबाइंड भी लिख सकते हैं। वो कंबाइंड फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू हाफ डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। ये इसका एक कंबाइंड फॉर्मूला होगा। अब कंबाइंड फॉर्मूले में एक यहाँ पर कुछ जो कंफ्यूजन है वो आता है आपका इस हाफ का। सो जब भी हम यहाँ पर को कंबाइंड फॉर्मूला लिखते हैं, जस्ट लाइक ये आपके पास रिएक्शन है, तो इसमें अगर हम एक तो आपके पास फॉर्मूला होते हैं जिसमें आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस एज वेल एज रेट ऑफ अपीयरेंस से डिसअपीयरेंस निकालते हैं। एक आपके पास होता है कंबाइंड फॉर्मूला। जस्ट लाइक इस रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और वो कंबाइंड फॉर्मूला लिखना है, तो कंबाइंड फॉर्मूला में ये चीज़ याद रखेंगे कि इसमें कोफिशिएंट लिखा जाता है, मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करना पड़ता है। ठीक है। सो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ तो आपका सबसे पहले होगा ये H2 है आपका रिएक्टेंट, तो इसमें रिक्वायर्ड है नेगेटिव साइन। सो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन concentration of H2 upon time change is equal to minus delta concentration of I2 upon concentration of time change। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि यहाँ पर को
माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि माइनस इसलिए आया बिकॉज दे बोथ आर रिएक्टेंट। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर को ध्यान से देखिएगा, जब भी हम कंबाइंड फॉर्मूला निकालते हैं तो उसमें हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ मोल्स आपको इक्वेट करने पड़ते हैं। तो जैसा हमने रिएक्शन में देखा है, यहाँ पर को आपके पास 2 मोल ऑफ HI है, ठीक है। मतलब जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन रिएक्ट करते हैं तो आपके 2 मोल ऑफ HI बनते हैं। इसका मतलब जो हमारा रेट ऑफ HI है वो आपका डबल आने वाला है, ठीक है। क्या आएगा? डबल आएगा। तो उसे एक तरीके से इक्वल करने के लिए कि तीनों के रेट हमारे एक आए, क्योंकि हम फॉर्मूले में भी वही चीज लिख रहे हैं, वो चीज को सिमिलर करने के लिए हम इसे हाफ से डिवाइड कर देंगे। मतलब जितना रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ HI आएगा जो डबल आने वाला है, उसे अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तीनों के इक्वल होते हैं। तो जब कभी भी हम कंबाइंड फॉर्मूला लिखेंगे तो ये चीजें आप हमेशा याद रखना। एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, वो है आपकी N2 प्लस थ्राइस H2 गोज टू ट्वाइस NH3, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी इंडिविजुअल फॉर्मूलाज रखते हैं, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन रखते हैं। तो N2 के लिए अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा आपका रेट ऑफ डिसअपेरेंस। रेट ऑफ डिसअपेरेंस अगर आप निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका रिएक्टेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन सबसे पहले लगेगा, देन डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, अब यहाँ पर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, वी आर हैविंग 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें तो इक्वल रखना है रेट। अगर आप देखेंगे इसका जो डिसअपेरेंस रेट होगा वो 3 टाइम ज्यादा होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ जस्ट वेट, यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपेरेंस से पहले मैं आपको इंडिविजुअल लिख के बता रहा हूँ। इंडिविजुअली अगर हम इस रेट ऑफ डिसअपेरेंस किसका निकालेंगे, हम निकाल देते हैं अगर H2 का, तो इसमें याद रखना आप कोफिशिएंट यूज नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T। क्लियर है? वैसे ही अगर हम NH3 का निकालेंगे तो वो होगा आपका रेट ऑफ अपीयरेंस, NH3 के लिए अपीयरेंस होगा, तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा और हमारा फॉर्मूला बनेगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो ये आपके इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस हैं। अगर यहाँ पर को हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, कंबाइंड फॉर्मूला निकालना है, तो सबसे पहले हमारे पास है N2। ऑब्वियस सी बात है इसमें नेगेटिव साइन आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, अब यहाँ पर को अगर हम देखेंगे वी आर हैविंग 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बट हमें ट्रिपल जो रेट है उसे आपका सेम एज N2 करना है। तो सिंपल सी बात है, N2 के आपके पास 1 मोल है, H2 के आपके पास 3 मोल हैं, तो इसे हम 1/3 से डिवाइड कर देंगे। तो यह आ जाएगा आपका माइनस 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन टाइम चेंज। वैसे ही हम निकालेंगे प्रोडक्ट का जो हमारा NH3 है, तो इसके लिए अपीयरेंस होगा, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, बट एज वेल एज यहाँ पर को आप देखेंगे तो 2 मोल आपके पास है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ कंसंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। ये हमारा एक कंबाइंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हम इसमें बनाते हैं, एज वेल एज इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। उससे पहले यहाँ पर कोई एक अनदर टॉपिक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बाद में किए जाएंगे। जैसे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम कहते हैं एवरेज रेट। तो एवरेज रेट होता क्या है? So the rate of reaction which is measured over a long time interval is called average rate, ठीक है। एग्जाम्पल जस्ट लाइक अगर एक रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, उसमें जो आपका फर्स्ट टाइम दिया है आपने वो 5 सेकेंड है, एंड आफ्टर दैट जब आप उसका रेट मेजर कर रहे हैं वो है आपका काफ़ी टाइम बाद, मतलब 5 सेकेंड से 20 सेकेंड आफ्टर 15 सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, इसका रेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एवरेज रेट की डेफिनेशन मैं यहाँ पर को लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। द रेट
measured over a long time interval is called एवरेज रेट। ठीक है, जो भी हम जब भी हम रेट को मेजर करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड एवरेज रेट। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, यहाँ पर कोई एक ग्राफिकल एक्सप्रेशन से हम एवरेज रेट को समझते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है। तो उसके लिए अगर मैं रेट निकालना चाहूँ, एवरेज रेट निकालना चाहूँ, तो उसका सबसे पहले हम ग्राफ ध्यान से देखेंगे। तो ये आपकी होगी एक्स एक्सिस और ये होगी आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में आपके पास टाइम है, वाई एक्सिस में आपके पास कंसंट्रेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमेशा याद रखना आप। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं T1 टाइम की, T1 टाइम की अगर हम बात करेंगे, T1 लेते हैं, यहाँ पर को जो हमारा कंसंट्रेशन था वो हमारा रिएक्टेंट का ये है। और जब टाइम T2 हो जा रहा है, सपोज ये आपका टाइम T2 है, ठीक है, तो ये जो आपका रेट है ये आपका हो जा रहा है इतना। तो ग्राफ से आप पहचान सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्टेंट जो है आपका, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसका सबसे पहले यहाँ पर को कंसंट्रेशन को ही मेंशन करते हैं। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन था C1, अब कंसंट्रेशन है C2। तो अगर इसका ग्राफ हम देखेंगे तो ग्राफ आपको कुछ ऐसे जा रहा है, एक कर्व बन रहा है और एक कर्व शो करता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस T1 टाइम पे आपका जो कंसंट्रेशन था वो था आपका C1 और इस T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन था वो था आपका C2। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कोई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम रेट चेंज देख रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एवरेज रेट। ठीक है, रेट के बेस मैंने लिखा है एवरेज, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, बिकॉज ये रिएक्टेंट है, डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट। वैसे ही अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्राफ बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। ये हमारी एक एक्सिस होगी, ये दूसरी आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी एक्स होगी, ये वाई होगी। ठीक है, यहाँ पर को हमें दिखाना है कंसंट्रेशन, ये और ये हो गया हमारा टाइम। सो स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं, सपोज जब T1 टाइम था तो आपका कंसंट्रेशन सपोज कितना था, ये था आपका C1 था। ठीक है, ये कंसंट्रेशन आपका C1 था। जब टाइम T2 हुआ तो ये कंसंट्रेशन आपका हो गया C2। ठीक है, कंसंट्रेशन आपका क्या हुआ है, T1 से C1 से C2 हुआ है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ एक कर्व्ड बनता है। अगर इस कर्व को जस्ट वेट, यहाँ पर कोई एक मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर से हटाएंगे, देन आफ्टर दैट इसका जो कंसंट्रेशन है वो कुछ हम यहाँ पर बुलाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर कोई एक ग्राफ बनेगा, कर्व ग्राफ बनेगा, तो ये कर्व ग्राफ की भी कंडीशन है। यहाँ पर को आपका सपोज टाइम क्या था, T1 था, इस टाइम को हम यहाँ से हटा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसा बनना चाहिए। तो जब इस ग्राफ को हम देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ आपका ऐसे डिजाइन होगा। ठीक है, ये आपका टाइम था T2। तो यहाँ पर को अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट का जो आपका कंसंट्रेशन है वो स्टार्टिंग में था C1, बाद में हो गया C2। तो यहाँ पर को कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एवरेज रेट। तो यहाँ पर को अगर हम रेट निकालते हैं विच इज एवरेज रेट निकालते हैं, तो वो हो जाएगा आपका डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ग्राफ ऐसा क्यों बना, क्योंकि प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ आपका इंक्रीज होता जाएगा। वैसे ही आपका रिएक्टेंट में क्या था, रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इज इट क्लियर?
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट जैसे आपको नेम से पता चल गया होगा कि मैं किस रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो द रेट विच इज मेजर्ड ओवर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पर को हमारा टाइम डिफरेंस जो है वो बहुत छोटा होने वाला है। या हम कह सकते हैं जो डेल्टा टी है जीरो के पास समथिंग होने वाला है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर को टाइम जो है हमारा बहुत कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर को जो कंसंट्रेशन चेंज होगा वो भी बहुत कम होगा। और जब कंसंट्रेशन बहुत कम चेंज जो होता है तो इसका मतलब जो चेंजेस जो बहुत कम होते हैं हम उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस अगर निकालूंगा तो यहाँ पर को फॉर्मूला आपका, अगर मैं रिएक्टेंट के निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डी टी। ग्राफ की अगर बात करेंगे तो ग्राफ हमारा ये हो गया, ये हमारी कंसंट्रेशन है, ये हमारा टाइम है। कंसंट्रेशन हम अगर रिएक्टेंट के लिए बनाएंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे कुछ चेंज होगी। और अगर मैं बात करता हूँ टाइम डिफरेंस का तो ये जो आपका स्लोप है, अगर मैं इस पॉइंट पे एक स्लोप ड्रॉ करूंगा तो ये स्लोप जो है मेरा इंस्टेंटेनियस रेट को शो करेगा, ठीक है। एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस रेट आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, और एज वेल एज अगर हम देखेंगे तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं आपके एवरेज रेट से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर। मतलब जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट अगर हम बात करेंगे R1 जो है वो है आपका 0.03 m, ठीक है, मोलरिटी टर्म में दिया हुआ है। और R2 जो है वो आपका 0.0 जस्ट वेट 0.02 मोलर, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पर कोई टाइम भी मेंशन है। टाइम जो आपका इंटरवल दिया हुआ है दैट इज डेल्टा टी आपको गिवन है वो है आपका 25 मिनट। अब यहाँ पर को आपको कैलकुलेट करना है एवरेज रेट। एवरेज रेट यहाँ पर को कैलकुलेट करना है तो, और एज वेल एज एवरेज रेट जब आप कैलकुलेट करेंगे जो टाइम है आपको मिनट एज वेल एज सेकेंड में लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं आपका रिएक्टेंट की बात है तो रिएक्टेंट का निकालेंगे। तो यहाँ पर कोई एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज रेट का फॉर्मूला जो होगा रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, स्मॉल टी सॉरी। फिर आफ्टर दैट इसमें वैल्यूज अगर हम रखेंगे तो हमारा बाहर से नेगेटिव साइन, फाइनल कंसंट्रेशन जो हमारा है वो है आपका 0.02, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.03। अगर हम यहाँ पर को वैल्यू देखें तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर आएगा 0.01, ठीक है। अपॉन आ जाएगा आपका 25 मिनट। देन अंदर भी आपकी जो वैल्यू है माइनस में ही है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। सो आपका आएगा 0.01 अपॉन 25। अब इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड है। हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को आपका कुछ आगे बढ़ा देंगे। तो हम इसे सपोज 100 बनाते हैं। इसका मतलब हम पॉइंट जो आपका डिस्प्लेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। 4 टाइम आगे हम इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हम इसे लिख देते हैं 100, और 4 टाइम हमने आगे साइड आपका डिस्प्लेस करा है डेसिमल का, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻⁴ अपॉन आ जाएगा 25। 25 4 हो गया 100, आंसर आपका आ गया 4 × 10⁻⁴ मोलर मिनट इनवर्स, ठीक है। ये मोलर मिनट इनवर्स आपका फर्स्ट आंसर है 4 × 10⁻⁴। अब अगर हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर जो आपकी वैल्यू रहेगी वो तो आपकी 0.01 ही रहेगी, बट नीचे वाली वैल्यू आपकी 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेम चीज यहाँ पर को हम करेंगे। हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे 100 में, सॉरी 100 में। सो ये 100 × 10⁻⁴ हो गया।
नीचे आ गया आपका 25 इंटू 60। 25 से इसे डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 20 टाइम। तो यहाँ पर को अगर आप देखेंगे आपका जो बन गया है वो हो गया 10⁻⁴ अपॉन 20। ठीक है, 20 हो गया है तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे यहाँ पर को 100 करेंगे, एज वेल एज यहाँ पर को 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁴, जो बाद में 10⁻6 हो जाएगा। यहाँ पर को 20 आ गया, 20 से आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, 5 टाइम ये कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻2 -4, ये हो गया -6। ठीक है, तो ये कुछ आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 मोल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एक बार फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 0.01 अपॉन 25 इंटू 60, इस 0.01 को मैंने 100 करा, 1 2 3 4, तो ये हो गया 10⁻⁴ अपॉन 25। तो 25 से मैंने इसे कैंसिल आउट करा आपका 4 टाइम, 4 को मैंने 60 से करा आपका 24 जा, जस्ट वेट, यहाँ पर कुछ जरा सा मिस्टेक हो गई है, ये आपका 24 हो गया। तो 4 से अगर मैं 60 को डिवाइड करूंगा तो हो गया आपका 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जरा सा इस पॉइंट पे आप देखेंगे जरा सा मिस्टेक हुई है, पहले इसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ तक पहुंचा था, यहाँ पर को ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया आपका 10⁻⁻4 अपॉन आ गया आपका 15। ठीक है, तो 15 को हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर को 100 ऐड करके अपॉन 15 करेंगे, एज वेल एज यहाँ पर को 10⁻⁻6 कर लेंगे। 15 से अगर आप इसे 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 6 जा देन 7 जा, तो ये हो गया आपका 6.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर। थैंक यू एवरीवन।